नमस्कार। पिछले लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था न्यूक्लियर फिशन, यानी कि नाभिकीय विखंडन। उसमें हमने नाभिक के विखंडन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न नाभिकों का विखंडन हम कर सकते हैं और कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी हेल्प से ये विखंडन संभव है। फिर हमने एक पर्टिकुलर नाभिक के लिए कितनी, जब उसकी विखंडन की क्रिया होती है तो उसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हमने कैलकुलेट किया था। सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ते हुए अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक मॉडल जिसका नाम है द्रव बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। न्यूक्लियर फिजिक्स में वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स डिस्कस किए गए हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर हम द्रव बूंद मॉडल को थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये मॉडल होता क्या है या ये मॉडल कहता क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि इस मॉडल को ये नाम क्यों दिया गया। अब क्योंकि हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें इसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि फिर हम ये देखेंगे कि द्रव बूंद मॉडल यानी कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है उसको, उसके अंदर द्रव की जो बूंद है और नाभिक के अंदर जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स से हमने लिया है, इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज या समानताएं हैं। साथ साथ ही उन दोनों के बीच में यानी कि द्रव की बूंद एवं नाभिक के बीच में क्या क्या असमानताएं हैं। फिर इसका डिस्कशन जो होगा वो इस तरह से होगा कि ये जो मॉडल है ये क्या क्या सफल व्याख्याएं कर सकता है। जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया है, जो टॉपिक हम अभी करंट में डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये मॉडल यानी कि द्रव बूंद मॉडल उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं कि व्हाट इज लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द्रव बूंद मॉडल क्या कहता है। इस मॉडल को बनाया था 1937 में नील बोर नाम के साइंटिस्ट ने, और ये 3 बेसिक फैक्ट्स के ऊपर निर्भर करता है। तीनों को एक एक करके लेते हैं हम। पहला होगा नाभिक असंपीड्य पदार्थ से भरा है, मतलब नाभिकीय द्रव का घनत्व बहुत अधिक होता है। नाभिकीय द्रव का जो घनत्व है नाभिक की द्रव्यमान संख्या या जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियनों की संख्या उन पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला पॉइंट में हमने कहा कि न्यूक्लियस नाभिक जो है इनकम्प्रेसिबल है। दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियनों के बीच लघु परिसर तीव्र नाभिकीय बल लगते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे भी हमने ये बात डिस्कस की थी। शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो हमने बताए थे, तथा प्रत्येक न्यूक्लियन पर एक सा नाभिकीय बल लगता है। मतलब जो न्यूक्लियंस हैं वो जैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर,
उन सब के ऊपर एक जैसा बल लगेगा। तीसरा है नाभिकीय बल संतृप्त होते हैं। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, मतलब एक न्यूक्लियॉन केवल कुछ ही अपने पड़ोसी न्यूक्लियनों पर बल आरोपित करता है। जो दूर के न्यूक्लियंस होंगे वहां पर जो बल है वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। तो मतलब जो बल है वो पड़ोस में जितने भी न्यूक्लियंस हैं कुछ उनके ऊपर लगेगा वो बल। ये थे 3 पॉइंट्स, 3 तथ्य जिनके ऊपर लिक्विड ड्रॉप मॉडल आधारित है। अब इस मॉडल को ये जो नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है, ऐसा हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नाभिक को न्यूक्लियनों के क्रिस्टलीय समूह की भांति नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तब न्यूक्लियनों के अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन इतने प्रबल होंगे कि नाभिक स्थायी नहीं रहेगा। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। अतः यह माना गया कि नाभिक के अंदर प्रत्येक न्यूक्लियॉन ठीक उसी प्रकार से गति करता है जैसे कि द्रव में एक अणु गति करता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हमने डाला है यहाँ पर। नाभिक में न्यूक्लियॉन नाभिकीय बलों से ठीक उसी प्रकार से बंधे हैं जिस प्रकार द्रव में अणु अंतर आणविक बलों, जिनको हमने एक और नाम दिया था सहसंजक बल। तो द्रव में जो अणु हैं अंतर आणविक बलों से बंधे हैं, इसीलिए नाभिक को द्रव की एक छोटी बूंद के रूप में माना गया तथा इस मॉडल को द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। जैसा कि लेक्चर की शुरुआत में मैंने बताया कि द्रव की जो बूंद है और नाभिक है उसमें कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ असमानताएं भी होती हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि द्रव की जो बूंद है उसमें और नाभिक में समानताएं क्या क्या हैं। कुछ 5 समानताएं हैं। पहला पॉइंट, द्रव की बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव बल के कारण गोलीय होती है। ये सरफेस टेंशन जब हम पढ़ते थे तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार नाभिक भी नाभिकीय बलों यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस हम बहुत डिटेल में पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब नाभिक भी नाभिकीय बलों के कारण लगभग स्फेरिकल होता है। नाभिक में न्यूक्लियॉन ठीक वही व्यवहार करते हैं जिस प्रकार द्रव में अणु व्यवहार करते हैं, यानी कि द्रव के जो अणु होते हैं उसी प्रकार का व्यवहार इनका होता है। तो इस आधार पर नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल मतलब क्यूब रूट के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर दी है इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी यानी कि प्रयोगों द्वारा भी उसकी पुष्टि हम कर सकते हैं और वो पुष्टि हो जाती है। दूसरा बिंदु इस प्रकार होगा, द्रव की गोलीय बूंद का घनत्व उसके आयतन या हम त्रिज्या भी कह सकते हैं पर निर्भर नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार नाभिक का जो घनत्व है वो भी नाभिक के आयतन
या दूसरे टर्म हम यूज करेंगे कि द्रव्यमान संख्या, जिसके लिए नोटेशन लिया गया था A, पर निर्भर नहीं करता है। मतलब जो बूंद है वो घनत्व से पे निर्भर नहीं करती, और नाभिक का जो घनत्व है वो भी उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता है। तो ये एक सिमिलरिटी दोनों के बीच में है। द्रव की बूंद के अंदर और नाभिक के अंदर जो समानता है वो इस प्रकार है। तीसरी जो समानता है उसमें द्रव में अणु लगातार अनियमित गति करते रहते हैं तथा जब परस्पर टक्करों के फलस्वरूप द्रव तल पर, सरफेस पर कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को पार करने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स है उससे ज्यादा बल हम क्रिएट कर पाए हैं, जो कि हमने कहा है कि जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा के रूप में है। तो क्या होगा? तो वे द्रव तल को छोड़कर बाहर वायुमंडल में चले जाते हैं। तो द्रव में इस प्रकार से होता है, और इस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? एवोपरेशन, या जिसे हम वाष्पन कहते हैं। तो द्रव में तो एवोपरेशन डिस्कस किया हमने इस प्रकार से। अब हम लेते हैं नाभिक को। ठीक इसी प्रकार अल्फा कण उत्सर्जन में विभिन्न न्यूक्लियनों की अनियमित टक्करों के फलस्वरूप कुछ न्यूक्लियनों के समूह की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वे नाभिकीय आकर्षण बलों को पार करके नाभिक से अल्फा कणों के रूप में बाहर निकल आते हैं। तो मतलब डिस्कस कर रहे हैं नाभिक को, अल्फा पार्टिकल्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो ओवरकम कर जाते हैं, वो जो न्यूक्लियन की गतिज ऊर्जा की वजह से होता है। तो ये जो प्रोसेस है सिमिलर है एवोपरेशन की। मतलब नाभिक की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के एनालोगस या अनुरूप है। तो एक द्रव की बूंद के अंदर एवोपरेशन होता है, इसी प्रकार नाभिक से निकलते हैं अल्फा कण। तो ये सिमिलरिटी हमने देखी है दोनों के अंदर। चौथा बिंदु आप लीजिए, बूंद के अणुओं की ऊष्मीय कंपनों के संगत जिस प्रकार द्रव की आंतरिक ऊर्जा होती है, ठीक उसी प्रकार नाभिक की भी कुछ ऊर्जा होती है। अंतिम समानता के रूप में हम कहेंगे यौगिक नाभिक का बनना तथा नाभिक पर टकराने वाले कणों का नाभिक द्वारा अवशोषण करना बूंदों के संघनन के समान है। तो ये पांचवी सिमिलरिटी थी। मतलब हमने जो डिस्कस किया यहाँ पर वो 5 सिमिलरिटीज या समानताएं हैं जो एक द्रव की बूंद और एक नाभिक के अंदर होती हैं। अब मैंने पहले भी बताया था कि जैसे समानताएं होती हैं वैसे ही असमानताएं भी होती हैं। मतलब होती क्या है? पहली मतलब द्रव की बूंद और नाभिक में जो असमानताएं हैं वो हम लेते हैं। द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल दीर्घ परिसर बल है। आकर्षण केवल परमाणविक दूरियों से अधिक दूरी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर पर लगता है। परमाणविक दूरियों से कम दूरी पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगने लगता है, जबकि नाभिकीय आकर्षण बल लघु परिसर बल है। यह बल लगभग 10⁻⁴ मीटर से कम दूरी पर
लगता है। तो एक तो असमानता ये हो गई। दूसरी है द्रव के अणुओं के माध्य गतिज ऊर्जा लगभग 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिसके संगत डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लगभग 5 × 10⁻11 मीटर होगी, जो कि अंतर आणविक दूरी की तुलना में अत्यल्प है। जबकि नाभिक में प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा लगभग 8 MeV होती है, जिसके संगत डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लगभग 5 × 10⁻15 मीटर है, जो कि अंतर न्यूक्लियॉन दूरी की कोटि की है। अतः द्रव में अणुओं की गति चिरसम्मत क्लासिकल होती है, जबकि नाभिक में न्यूक्लियॉन की गति क्वांटम प्रकृति की होती है। थैंक यू।